Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. बेटा आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके आज से हम लोग क्लासेस है ना टैबलेट में लेंगे, तो आई थिंक थोड़ा नया एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट? अच्छा, आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? सब बढ़िया था। बढ़िया क्या सर? सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं? क्या क्या मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के? सर मैथ्स में टोटल में 72 के आसपास थे शायद मेरे, चेक करता हूँ। ओके ओके ओके, चलो आई होप है ना बाकी सबके भी अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। तो हम लोग है ना पेपर का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? हाँ जी, बताइए पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को? पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 37। No, sir. 38, 39, 40, 41, सर 42 का सी। 42 का सी ऑप्शन। 42 बता दो सर, 42 बता, सी नहीं सर, 39 बता दो एक बार। 39, ओके जी, एक सेकेंड। 39 में आपने सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर दी तो मेरी पता नहीं चली गई है। फेस टेस्ट क्या कह रहे हो? सर मुझे स्क्रीन नहीं आ रही, आपकी वीडियो आ रही है बट स्क्रीन नहीं आ रही, तो एक बार फिर से कर सकते हो? ओके, स्क्रीन शेयर दोबारा से। ओके, हाँ जी। एक सेकेंड। अभी आ रही है? हाँ यस सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी, पेपर 1 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 39 जी। देखिए आपको एफ दिया है एक्स प्लस 6 की पावर 4 एंड 8 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक, अब आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में है, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि हाँ जी हमारा पर्पस क्या है ना इस पे सॉल्व करने का। तो सीधा सीधा एफ डैश निकालोगे तो एफ डैश क्या आएगा? 4 टाइम्स एक्स प्लस 6 का होल क्यूब इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 6 जो कि 1 हो जाएगा, राइट? और 8 माइनस एक्स के होल क्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस फिर x प्लस 6 की होल पावर 4 को तो ऐसे ही रहने दोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। x प्लस 6 का होल पावर 4 तो ऐसे ही है, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर रह जाएगा इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 6 का होल क्यूब कॉमन आ रहा है, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 टाइम्स 8 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर लो, पहले दोनों ब्रैकेट्स तो ऐसे ही रहेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा? -7x + 14 -7x + 14। तो इसमें से -7 कॉमन ले लो, ठीक है? तो x प्लस 6 का होल क्यूब, x माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2, ठीक है ना? तो यहाँ से बेटा वेविकर मेथड लगा के आप पहले तो ये तीनों पॉइंट्स को 0 के बराबर करोगे, तो एक पॉइंट आएगा आपका -6, एक आएगा 2, एक आएगा 8। तो वेविकर लगा के आप यहाँ से जजमेंट लगा लो, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा।
ठीक है। वेवी कर्व क्या कहता है कि जो राइट मोस्ट पॉइंट होता है उसके राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका कॉफिशिएंट है ना वो एक नेगेटिव है, तो चीजें सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी। Yes. तो अब 8 के राइट में नेगेटिव आएगा, अब 8 के ऊपर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस रहेगा। 2 के ऊपर पावर 1 है तो साइन फिर से बदल जाएगा, -6 के ऊपर पावर 3 है तो फिर से साइन बदल जाएगा। तो इस इंटरवल में बेटा पॉजिटिव रहेगा, मतलब स्लोप एफ डैश पॉजिटिव, दैट मींस एफ एक्स इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ओके Yes, sir. हाँ जी, समझ में आया है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 के सारे ऑप्शन बताने हैं या अकेला सी बताना है? बी बताना है सर। अकेला सी बताना है। सर बी बता दो। बी सर मेरे को ए भी बता। ओके जी, देखो सबसे पहले हम लोग ए के बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन, देखिए आपको कर दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और साथ में दिया है y इक्वल्स टू e की पावर -x/2। ठीक, अब ये दोनों कर्व्स ऐसे हैं जिसका है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपके लिए थोड़ा टफ ही रहेगा, है ना, उसका फायदा भी नहीं है। तो हम लोग मान के चल लेंगे कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x0 y0 है। कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा x0 y0 इसे एज्यूम करके चलें। ठीक, अब बेटा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने एज्यूम कर लिया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका स्लोप भी निकाला जाएगा, इसका स्लोप भी निकाला जाएगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा? तो dy/dx कितना आ गया? अगर मैं डायरेक्टली x0 y0 वैल्यू भी डाल दूं तो कितना आ गया बेटा? 2a/y। ठीक, ये तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लो जी। e की पावर -x/2a तो ऐसे ही रहेगा, इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ -x/2a, दैट मींस -1/2a। ठीक, अब इसका भी स्लोप अगर आप x0 y0 पे निकालते हो तो आंसर क्या आएगा? e की पावर -x0/2a इंटू -1/2a। और क्या ये वैल्यू y0 है? Yes sir. ये वैल्यू y0 है ना? सबको समझ में आया ये? Yes sir. Yes. अब क्या इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? Yes sir. Yes. Yes, sir. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि भाई इनका प्रोडक्ट -1 आएगा स्लोप्स का, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, राइट? ये ऑप्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो बेटा सीधा सीधा पैराबोला है, इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये 0,0 दिया है तो इससे हुआ नहीं, मेरा इनफाइनाइट ही आ रहा था। अरे बेटा देखो, जब एक स्लोप इनफाइनाइट आएगी, दूसरी स्लोप 0 आएगी, तो ऑटोमेटिकली एंगल 90 डिग्री होगा ना। ओ हाँ ठीक है सर। तो इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई हमें स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिलेगा तभी ऐसा होगा। सॉरी सर, वो ना ग्राफिकली देखोगे आप। ठीक, एंड सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में भी जो हमने ए ऑप्शन में मेथड लगाया है एग्जैक्टली वही मेथड लगेगा। आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये एज्यूम कर लेंगे
कि ये जो दो कर्व आपको दिए गए हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज x0 y0। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का डिफरेंशिएशन y को ऐसे ही रहने देंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? अगर मैं डायरेक्टली x0 y0 पुट कर दूं तो माइनस y0 अपॉन x0। ठीक। और दूसरे कर्व का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा? 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dx बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर मैं डायरेक्टली x0 y0 भी पुट कर दूं साथ में तो आ जाएगा x0 अपॉन y0। प्रोडक्ट -1 देन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। हाँ जी, सबको समझ में आया ये? एंड डी ऑप्शन तो सीधा सीधा एक सर्कल है, स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास कर रहा है, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो एंगल 90 डिग्री हो ही गया, दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल हो ही गए। 43, क्वेश्चन नंबर 43। No, sir. फोर सर 45। Yes, sir. 45. Yes, sir. 45. 45. एक सेकेंड, 44 में ऑप्शन ए भी आना चाहिए। ये एक सेकेंड, यस सर, ए भी आना चाहिए। सर मैंने भी ए करा था बट वो बाद में गलती पता चल गई थी, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा सर। 1 a = 1। एग्जैक्टली Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 1 पे ए इक्वल्स टू 1 पे डिस्क्रिमिनेंट वाली के लिए फंक्शन ही बनानी है। डिफाइन नहीं है, राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं है जी। यस सर। ये जो क्वेश्चन है ना, जिस वजह से डाला गया है एग्जैक्टली है ना, वही आपने गलती करी है। आपको फंक्शन इंक्रीजिंग दिया गया है, आपने ये तो देख लिया कि भी लेफ्ट हैंड साइड का आउटपुट राइट हैंड साइड के आउटपुट से ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड का इनपुट राइट हैंड साइड के इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। आपने सीधा सीधा उसको सॉल्व किया, एक ही वैल्यूज निकाली और आपने अपना आंसर दे दिया। आपने ये नहीं नोटिस किया कि भाई इसमें जो डोमेन है दैट इज 0 टू इनफाइनाइट, ये डोमेन इसी वजह से दी गई है। Yes, sir. 1 भी कर दिया अंदर आ गई पॉजिटिव। सर, -2 और मिल गया। क्वेश्चन नंबर 45। डाउट। Yes, sir. Done, sir. डाउट। 45 सर 45 में मेथड नहीं लगाया, बस ऑब्जर्वेशन से किया था सर, मतलब देख देख के ऑप्शंस। ये जो क्वेश्चन है ना, है भी ये ऑब्जर्वेशन वाला ही है, 1 बाय 1 है ना, आपने ऑप्शंस को टेक अप करना है। ठीक है, इसमें और कुछ है ही नहीं, बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो जनरल चीज जो सब में कॉमन है ना सारे ऑप्शंस में, वो तो क्या रहेगी बेटा, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज cos x प्लस h। ये तो चारों में करना ही है। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शंस पे डायरेक्टली। ऑप्शन 1 में आपको कंडीशन क्या दी है? a 1 से ज्यादा है और b नेगेटिव है। बेटा अगर a 1 से ज्यादा होता है तो क्या मैं ये बोल दूं कि f' हमेशा पॉजिटिव रहेगा? यस सर। Yes, sir. सर हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। Yes, sir. f of x इंक्रीज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर a 1 से ज्यादा होगा, जस्ट इन केस अगर आप एग्जांपल भी लेना चाहें, मान लो मैंने a को 2 ले लिया,
या 1.1 ले लिया या 1.3 ले लिया, हमेशा cos x प्लस एट वैल्यू a पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो f डैश अगर हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स ग्राफ हमेशा क्या हो गया, fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक, और इसमें बेटा आपको b नेगेटिव दिया है। b नेगेटिव देने का पर्पस यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो f ऑफ 0 क्या b के बराबर आएगा, यस सर। और b अगर नेगेटिव है तो मतलब 0 पे ये ग्राफ एक नेगेटिव आउटपुट लेना चाहिए, और ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है तो बेटा ग्राफ ऐसे ही बढ़ते जाएगा ना, ग्राफ हमेशा बढ़ते जाना है ना, इंक्रीज होते रहना है। और साथ में 0 इनपुट पे आउटपुट b है विच इज नेगेटिव, मतलब y एक्सिस को जो ये कट करेगा वो नेगेटिव साइड में कट करेगा। तो अगर ग्राफ ऐसा है तो बेटा इसका एक ही रूट होगा, और वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। इट हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रियल रूट। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है? तो इसका डी आया था, ए बी डी। हम लोग वो ऑप्शंस को देख ही रहे हैं, वन बाय वन टेकअप कर ही रहे हैं। पहले ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड ऑप्शन, a is greater than 1 and b is positive। बेटा a 1 से ज्यादा है, b पॉजिटिव है। अब a का 1 से ज्यादा होना तो ऑटोमेटिकली क्या डिनोट कर रहा है, f dash is positive, मतलब fx is always increasing। और b का पॉजिटिव क्या डिनोट करेगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब f of 0 will be b which is positive, मतलब y एक्सिस को ये पॉजिटिव साइड में कट करेगा। दैट मींस इसका जो रूट है वो यहाँ पे होगा नेगेटिव रूट, नेगेटिव रियल रूट, एग्जैक्टली 1। तो बी ऑप्शन भी सही है। What about C option? C option is a less than -1, b is less than 0, 0। a less than -1 का मतलब क्या होगा, उससे क्या कंक्लूड करेंगे, f dash डिक्रीजिंग है। F dash is decreasing function। f dash x is negative and fx is decreasing। decreasing. And b is, what is b? b is negative। b का नेगेटिव होना मतलब अगेन f of 0 is b, ग्राफ हमें हमेशा डिक्रीजिंग चाहिए और आउटपुट भी 0 पे नेगेटिव चाहिए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा तो रूट क्या हो जाएगा बेटा, Negative. Negative। Negative root. एंड फोर्थ ऑप्शन, a is less than वो तो -1, गलत। b is negative। तो बेटा हर्षित C और D साइमल्टेनियसली कैसे सही हो सकते हैं, यस सर, वो थोड़ा सा गलत बना दिया था सी का, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया फिर, यस राइट। हाँ जी बोलिए, कुछ डाउट है? नो। कुछ डाउट है? 46, 47, सर बता दो। 47 बता दो। 47 में क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 2 पे ये लोकल मिनिमा होना चाहिए। इसके लिए एक क्या क्या रखा जाएगा, या एक क्या क्या रख सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ,
कि ये पीसवाइज फंक्शन है तो इसमें एफ डैश की डेफिनेशन तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इनफैक्ट आप ये बोलोगे कि एफ डैश की डेफिनेशन तो नहीं लगेगी कि वो 0 होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं लगेगा जी। लोकल मिनिमा की जो बेसिक डेफिनेशन है आप उसका यूज करेंगे। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? सर राइट और लेफ्ट नेबरहुड f of 2 minus h और f of 2 एग्जैक्टली जो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई उस पॉइंट पे जो आउटपुट है वो अपने दोनों नेबरहुड से छोटा होना चाहिए, राइट? तो हम लोग उस डेफिनेशन का हेल्प लेंगे। तो f of 2 सबसे पहले बेटा मेरे को निकाल के बताइए आपको 2 पे फंक्शन का बिहेवियर कौन सा है? x - 6 वाला है, तो आउटपुट कितना आया? -4 एग्जैक्टली -4, राइट? अगर मैं 2 प्लस पे देखूं, 2 प्लस पे कितना आंसर आएगा? 2 प्लस -6, दैट इससे बड़ा आएगा मींस 4 का राइट है ना, -4 से हल्का सा ज्यादा ही रहेगा। मतलब आप इस नोटेशन पे मत जाइए, या ऐसा समझो कि मैं इसको लिख रहा हूं मान लो 2.01 -6, दैट मीन्स -3.99, which is more than -4, राइट? सही है। तो राइट नेबरहुड तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ही, आपको ए के ऊपर कोई कंडीशन मिली ही नहीं। दैट मीन्स ए कैन बी एनीथिंग, है ना, बेस्ड ऑन राइट हैंड लिमिट ए कैन बी एनीथिंग, जब आपको कोई कंडीशन नहीं मिली। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होना चाहिए? -4 से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, क्या आंसर आता है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का जो बिहेवियर हो पहले वाला होएगा, वहां पे आप x को 2 पुट करेंगे। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा एक्यूरेटली चलना है तो x को 1.99 पुट करके देख लो। ओके, तो कितना आएगा? 2 × 1.99 माइनस 1.99 का क्यूब। सर 2 लेके भी आ जाएगा। सर आपने 2 क्यों नहीं डाला यहाँ पर? मैं तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज डाल के दिखा रहा हूँ कि भाई जो देखो एग्जैक्टली 2 डाल दूंगा तो आपको ये रहेगा कि हाँ जी -4 मिल रहा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू -4 आ जाएगी। क्या वो -4 से हल्की सी ज्यादा है या हल्की सी कम है, वो मतलब वो शो करवाने के लिए मैं है ना 1.99 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट -4 तो नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो बेटा ये कुछ है ना -1.99 कॉमन लेके 2 माइनस, एक सेकेंड, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। काम करते हैं 2 ही डाल देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम ना आए। एक सेकेंड, 2 ही डाल लेते हैं फॉर द टाइमिंग, बस आप इसका मीनिंग समझ जाना। तो ये -4 आ गया, ln -4 ln ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3z। अब ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस में। बेटा अगर आप यहां पे वैल्यू a को 0 पुट करते हैं, आप वैल्यू a को 0 पुट करते हो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? -4 प्लस ln3। -4 प्लस ln3। यस और ln3 तो बेटा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। ln3 पॉजिटिव वैल्यू होगा। यस सर। ln3 अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी -4 से ज्यादा आ गया। राइट हैंड लिमिट तो पहले से ही -4 से ज्यादा था ही, तो x = 2 मिनिमा का पॉइंट बन गया।
Yes, sir. फिर ऑप्शन बी पुट कर लो। ऑप्शन बी से क्या आएगा, -4 प्लस अगेन ln3 ही आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड ओवरऑल वैल्यू इज ग्रेटर देन -4। फिर आप सी पुट कर लो, -4 प्लस क्या आएगा 17 नहीं 16 7 सॉरी, this is also positive, that means value is greater than -4, definite limit is greater than -4, तो automatically again है ना point of minima हो गया 2, and the last value is -1। -1 पे क्या आंसर आएगा, ln7 नहीं ln9, again positive। क्या सबको समझ में आया है 47? Yes, sir. यस सर। Yes. 48, 49, हाँ जी 50, 51, डाउट है सर। सर 51 का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था। सर 50 बता दो एक बार। 50 बताना था, एक से tangent at any point on the curve cuts the intercepts P and Q on the axis, then देखो ये मान लो कोई भी कर्व है ना, रैंडम कर्व है, इसका ग्राफ बनाने की ऐसा है ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एग्जैक्ट ग्राफ, रैंडम सा ग्राफ बना लेते हैं। मान लो ऐसा ग्राफ बन गया, आपको बोला गया है इसके किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मान लो मैंने पॉइंट x0 y0 कंसीडर किया और मैं इसके ऊपर ये टेंजेंट बना रहा हूँ, तो ये टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक। यस सर। तो इसका x इंटरसेप्ट p दिया है तो ये p, 0 पॉइंट हो गया, इसका y इंटरसेप्ट q दिया है तो ये 0, q पॉइंट हो गया। तो p और q में हमने रिलेशन निकाल के ना, जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने को बोली गई है वो कैलकुलेट करनी है, ओके। तो बेटा हम लोग इस x0 y0 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखी जाएगी, पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए, उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dy by dx आ गया बेटा एट x0 y0 माइनस x0 क्यूब अपॉन y0 क्यूब। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब बेटा क्या आप इसका x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, y को Yes, sir. y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट निकाल लोगे, है यस ना। सर। तो जो x इंटरसेप्ट आएगा उसको आप p का नाम दे दोगे, है ना, p की वैल्यू आ गई। और फिर इसका y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 पुट कर लोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो p और q दोनों की वैल्यूज निकाल के आपने जो p की पावर -4/3 है, q की पावर -4/3 है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है आपने, इसके आगे हो जाएगा। यस सर। 51 में डाउट है? Yes, sir. sir.
इसको करने के लिए बेटा दोनों को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को है ना, इनको कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करना और इसको साइन टू थीटा में। अब कांस्टेंट वाले टर्म इकट्ठा कर लो, कॉस थीटा वाले टर्म इकट्ठा कर लो। तो कांस्टेंट इधर से हाफ आ रहा है, इधर से 5/2 आ रहा है, तो मतलब नेट 3 आ गया। कॉस 2 थीटा बाई 2 इधर से माइनस हाफ आ रहा है, इधर से प्लस हाफ प्लस 5/2 आ रहा है, तो दैट मीन्स 2 cos 2 थीटा बच रहा है। एंड साइन 2 थीटा का तो यही टर्म। अब ये कौन सी फॉर्म है? a square plus b square। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस yes sir इसकी is मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? root of a square plus b square का ए स्क्वायर और मिनिमम minus माइनस of ऑफ root अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा अगर आपको ये जो फंक्शन आपको दिया है फॉर द टाइमिंग, अगर एफ ऑफ थीटा मान लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। Yes, sir. दैट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, which is under root of minus times under root of 2 square plus 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि 5/2 आ जाएगा। तो 1/3 minus 5/2 that means 2. Final answer is 2. ठीक सर। हाँ जी सर इस 51 क्वेश्चन में ना मैंने क्या करा था, डिफरेंशिएट कर दिया था थीटा के रिस्पेक्ट में। वहां से ना सर फिर मैंने जीरो पुट कर दिया इक्वेशन को, वहां से मेरे पास tan थीटा में क्वाड्रेटिक आई थी। वहां से tan थीटा के वो 2 रूट्स आए थे, वो 3 और 1/3। ओके वहां से मैंने वो बेसिक ट्रायंगल प्रॉपर्टी से sin थीटा और cos थीटा निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। सर 1/3 और 3 दोनों से एक ही आंसर आ रहा था, बट फिर आंसर ओवरऑल 10 आ रहा था मेरा। सर डिफरेंशिएट करके थीटा की वैल्यू 37/2 आ रही थी। यस सर। यस सर। सर एक की वैल्यू आ रही थी बस थीटा की। ओके उससे 11 आ रहा था सर। ओके एक बात बताइए आप लोग, अगर मैं आपको tan थीटा इक्वल्स टू 1 बोलता हूं, आप थीटा की क्या क्या वैल्यूज कंसीडर करेंगे? ओनली 45? ओनली 45? 5 π/4। 225 डिग्री भी तो बोली जा सकती है ना। यस सर। और 225 डिग्री अगर आप लेंगे उस केस में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। यस अच्छा सर। यस तो आप सर। लोगों ने जो एंगल कंसीडर किया है वो लिया ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो जब आप एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेंगे तो आपका आंसर फिर उस हिसाब से आएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ वो नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव लेके आनी है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल तो शायद नहीं बन के आएगा इसका आंसर, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट डालेंगे तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा इसमें। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब भी आपको एंगल है, आप सिर्फ ये नहीं बोलते हो कि हाँ मेरा सिर्फ एक ही एंगल आ रहा है, आप एटलीस्ट 0 से 2 पाई में तो सारे एंगल लीजिए। बट सर मेरे केस में तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही थी, मेरे में तो थीटा आया ही नहीं था।
मतलब मेरी अप्रोच अलग होगी, इस मेरे में तो tan थीटा की वैल्यू आ रही वो थी। अब आप कैलकुलेशन करके एक बार देखो, अदरवाइज तो देखो अगर आपका भी अप्रोच, आई थिंक बाकी लोगों ने भी वही अप्रोच ही लगाया होगा कि इसको डिफरेंशिएट ही किया होगा, और डिफरेंशिएट करके जो न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर बन रहा होगा उसको 0 के बराबर किया, और फिर समहाउ tan थीटा या जो भी sin थीटा या cos थीटा की वैल्यू निकाली गई होगी। प्रोसीजर वही है कि जो आप कर रहे हैं वो तो है, मतलब मेथड तो है, बस आपने जो थीटा की वैल्यूज हैं वो आपने इसी हिसाब से लेनी है। ओके और बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंशिएशन कोई अच्छा मेथड नहीं है, डिफरेंशिएशन सही नहीं है, वो बहुत लेंदी है, आपको बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे, एंगल्स मिलके उनको पुट करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये वाला है। 52, 53, 50, 53, 52. सर 52 बता दो। 52 भी बताना है। ओके। यस सर। Yes. Px be a real polynomial of least degree which has a local maxima 1 and local minima at x equals to 3. Okay. देखो इसमें लीस्ट डिग्री का क्या मीनिंग है ना, क्या फायदा है उस टर्म से। जब आपको एक पॉलिनोमियल के बारे में बात बोली गई है तो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, और साथ में आपको बोला गया है इट हैज ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं ये बोल दूं कि भाई f डैश 1 इज 0 and local minima at x equals to 3, that means f dash 3 is 0? क्या ये बोल दे? Yes, sir. तो क्या मैं f dash x को सम k टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बोल दो? यस सर। यस सर। f डैश के दो रूट तो हमें सीधा सीधा पता लग गए ना कि भाई 1 पे 0 होना है, 3 पे 0 होना है। जब 1 पे 0 होना है मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस 1 डेफिनेटली उसका फैक्टर हो जाएगा, और 3 पे 0 होना है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो अब मुझे लीस्ट पॉसिबल डिग्री का क्वेश्चन कंसीडर करना है, तो ये जो k है क्या मैं इसे एक पॉलिनोमियल ले लूं या बस एक कांस्टेंट ले लूं? अगर fx आपको लीस्ट पॉसिबल डिग्री का चाहिए तो ऑटोमेटिकली f डैश भी तो क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल डिग्री का होगा ना। ऑब्वियसली बात है fx जितनी भी डिग्री का होगा f डैश उससे एक डिग्री कम होना है ना। तो f डैश की जो डिग्री है 2 से छोटी तो हो नहीं सकती, और लीस्ट पॉसिबल लेना है तो दैट मींस जो k आप प्रोडक्ट में लेके आ रहे हो वो एक कांस्टेंट ले लीजिए जिससे f डैश की जो डिग्री है वो ज्यादा ना हो। तो अब आप यहाँ पे जो k कंसीडर करेंगे ये कोई एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट ही लिया जाएगा, और जैसे ही आप इसे कांस्टेंट लेंगे अब मुझे लगता है कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करके क्या fx निकाल सकते हो? यस सर। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, k x क्यूब बाय 3 माइनस 4k इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3kx प्लस कांस्टेंट c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है
कि कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो कांस्टेंट सी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे के और सी की दो वैल्यूज निकालनी है। के और सी की वैल्यूज निकालने के लिए आपको P ऑफ 1 इक्वल्स टू 6 और P ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 ये दो इंफॉर्मेशन दी हैं जी, वहां से वो आप के और सी को निकाल लोगे। ओके, हो जाएगा इसके बाद? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, के और सी की वैल्यूज आपको P ऑफ 1 इक्वल्स टू जो 6 दिया है, P ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 दिया है, वहां से आपको मिलेगा। ओके, सर 54। 53 तो डाउट नहीं है, 54 जी। तो 54 में आपको क्या दिया गया है? आपने ये कोण बनाना है। अभी इस पे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा सा विजुअलाइज करने का ट्राई करिएगा। ये कोण है और इस कोण के अंदर हम लोग ये स्फीयर रख रहे हैं और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आपको दिया गया है स्मॉल आर। अब बेटा जब आप ये कोण बनाओगे और ये स्फीयर रखोगे ना, तो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली कोण के जो सेंटर है ना, बेस वाला सेंटर है, उसके अबव होगा। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें सिमेट्रिक चलेंगी। और जैसे कि डायग्राम थोड़ा सा मैं, है ना, सही करता हूँ। तो ये वाला लेंथ भी क्या होगा, आर, क्योंकि स्फीयर जो है वो कोन के बेस को भी तो टच कर रहा होगा ना, और आपको कोन ऑब्वियसली बात है मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम का चाहिए, तो आप खुला खुला, है ना, कोई बड़ा वाला कोन तो नहीं लेंगे, है ना। तो ए बी सी एंड ओ, और इस हाइट को बेटा हम लोग मान लेते हैं h, और ये जो रेडियस है, कोन का रेडियस है, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर वेरिएबल है, अभी हमें पता नहीं है, और कोन की हाइट वेरिएबल है, ये हमें पता नहीं। बेटा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ कोन के जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें दो वेरिएबल हैं, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कराना पड़ेगा, जिससे सारा का सारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है या वॉल्यूम की जो चीज़ है वो एक ही वेरिएबल में आ जाए, फिर हम लोग उसे डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो वो रिलेशन के लिए क्या लिखा जाएगा? देखो ये वाला एंगल साइन थीटा देख लेंगे। मान लो ये अल्फा है, तो बेटा इसमें साइन अल्फा आपका क्या होगा? छोटे वाले ट्रायंगल में ए, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए डी ई आपका साइन अल्फा क्या होगा? आर बाय एच माइनस आर। क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो उसके सामने वाली साइड ये हो गई, विच इज आर, जिस परपेंडिकुलर ऑब्वियसली, और साथ में इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है? वो ए ई लाइन है।
and A is equals to H minus R. Okay, and in triangle AOC, इसमें अगर आप साइन अल्फा देखते हो तो क्या होगा? साइन अल्फा अगर आप देखते हो, कैपिटल आर अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? AC. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? AC कैसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा? पाइथागोरस से लगा के कर लिया जाएगा. ठीक, अब क्या इन दोनों साइन अल्फा को इक्वेट कर दें? तो R अपॉन H माइनस R इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर H स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए. अब बेटर है आप इसका ना रेसिप्रोकल भी कर ही दो ना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो और स्क्वायर ओपन कर लो. राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कट के क्या बनाएगा है ना, एक 1 दे देगा ना. तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें भी स्मॉल आर स्क्वायर ये आपस में कट के एक 1 दे देंगे. तो एच स्क्वायर माइनस 2h r अपॉन आर स्क्वायर वो अलग रहेगा, एक 1 अलग रहेगा. सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड एज वेल. तो ये 1 और 1 दोनों तरफ के कट गए. अब आप बेटा डायरेक्टली ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है ना, इसको कैलकुलेट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, विच इज कैपिटल H स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर माइनस 2h r. ये बेटा आपने h के टर्म्स में निकाल लिया है. अब इस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो आपका जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो h के टर्म्स में आ जाएगा और फर्दर इसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके आप h की वैल्यू निकाल लो. हो जाएगा इसके आगे. यस सर. सब लोग कर लेंगे? हाँ जी, सब लोग कर लेंगे. यस कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, तो पेपर 1 कंप्लीट हो गया है. पेपर 1 में तो कोई डाउट नहीं पेंडिंग है? सब लोग फिर पेपर 2 निकालिए. सर स्कोर बता दो पेपर 1 का. ओह एक सेकेंड. फिर ये पेपर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो आपका इजी है. 38 भी इजी है. 39 भी है ना, इजी ही था. 40 भी कुछ हद तक ठीक ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. 41 भी इजी है. तो इसमें है ना 5 में से 4 क्वेश्चन हो सकते थे और मल्टी करेक्ट में 42 में है ना आप लोगों ने जो ए और सी ऑप्शन है उसमें थोड़ा ध्यान कम दिया है ना, वो थोड़ा सा सोचने वाला है. बाकी बी और डी तो आसान थे 42 के. 43 ठीक ठीक है. 44 में ना जिन लोगों ने उस चीज़ को ध्यान दे लिया तो सही कर गए, अदरवाइज बाकी लोग गलत कर गए ये ऑप्शन वाला. 45 नो डाउट थोड़ा सोचना टफ है. 46 इज ओके. 47 इज ओके. 48 थोड़ा कैलकुलेटिव है. 49 इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो आई थिंक है ना ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. आई थिंक 5 क्वेश्चंस मल्टी करेक्ट में भी हो सकते हैं अगर. एंड इंटीजर टाइप में थोड़े कैलकुलेटिव ज़्यादा है. 50 थोड़ा कैलकुलेटिव है. 51
आप लोग डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाने लगे, इससे थोड़ा लंबा चला गया, अदरवाइज जो मेथड मैंने डिस्कस किया उससे करते तो बहुत जल्दी हो जाता है। 52 लीस्ट डिग्री वाली चीज़ थोड़ा है ना, कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं। 53 तो ओके है, इजी है। 54 अगेन थोड़ा सा टफ है। इंटीजर टाइप में है ना, थोड़ा सा या तो कैलकुलेटिव है या फिर थोड़ा बहुत सोचना मुश्किल है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। कितना मार्क्स बना? 4 उसमें से तो 12, 5 उसमें से तो 20 और 1 या 2 इसमें से। 30 से 35 तो आ जाना चाहिए। 35 ठीक है सर। आ रहा है? यस सर। आ रहा है। Yes, लोगों का आ रहा है? sir, आ रहे हैं। 30 अब कितने लोगों के आ रहे हैं? आ रहे हैं सर। अरे सर ओके गुड। आ रहे हैं सर। सर कितने सर? आ रहे हैं 30 सर। प्लस 30 प्लस आ रहे हैं सर। अभी तक 30 आ रहे हैं सर। 40 लोगों के हैंड रेज हुआ है। 41 43 44 ओके ठीक है जी, बढ़िया है। 40 प्लस है। सेकेंड पेपर सर हाँ जी। आप इस डिस्कशन के नोट्स की पीडीएफ भेज दोगे बाद में? हाँ डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 जी। 43 37 डाउट है पेपर 2? नो सर। नो सर। ओके 38 नो सर। 39 नो सर। 40 नो सर। डाउट है। 40 डाउट है। ओके नहीं है सर। 40 डाउट है या नहीं है? है सर। ओके डाउट है सर। सर हाँ जी। सर प्लीज कह दो सर, जिसको डाउट ना हो सर वो ना बोले, जिसको वो ही बोले। कोई बात नहीं बेटा, है ना, मैं इन चीज़ों का खुद ही ध्यान रख लेता हूँ, है ना। आपको gx दिया गया है f ऑफ sin x प्लस f ऑफ cos x। g डैश x क्या होगा? ठीक। अब जो ऑप्शंस आपको दिए गए ना, उसमें आपको gx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करिए, g डैश के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करिए। तो बेटा g डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन बताएगा? जी डबल डैश। कि अगर जी डबल डैश पॉजिटिव होगा तो दैट मींस जी डैश इंक्रीजिंग होगा, अगर जी डबल डैश नेगेटिव होगा तो दैट मींस जी डैश डिक्रीजिंग होगा, राइट। दैट मींस हमें है ना एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे 2 टर्म है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एफ डैश साइन अल्फा इनटू सॉरी अल्फा बोल गया एक्स, एफ डबल डैश साइन एक्स इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। फिर अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, which is माइनस, ठीक है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले f डैश वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो f डबल डैश cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और एक माइनस पहले से ही है तो फिर ये साइन स्क्वायर x हो गया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ठीक है,
थिंक यहाँ से अब मैं चीज़ों को क्लब कर लूँगा। एफ डबल डैश वाले चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं और एफ डैश वाले है ना, या ऐसा बोल दो कि प्लस वाले चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाले चीज़ें एक साथ। तो माइनस एफ डैश साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एफ डैश कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है? एफ डैश साइन एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो बेटा एफ डैश कॉस एक्स के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं? फिर वो भी स्मॉलर देन 0 ही रहेगा। देखो जब आप x को 0 से π/2 पुट कर रहे हो तो साइन x एफ डैश साइन x अगर नेगेटिव है तो बेटा सेम 0 से π/2 वैल्यू डालने पे ये भी तो 0 से 1 ही रहेंगे ना वैल्यूज। ये साइन x भी 0 से 1 ही रहना था। जब साइन x 0 से 1 रहना था दैट मींस एफ डैश जो है वो 0 से 1 इनपुट्स के लिए नेगेटिव है, तो बेटा cos x भी तो 0 से 1 ही रहेगा, दैट मींस ये भी हमेशा नेगेटिव। एंड सेम चीज एफ डबल के लिए कि एफ डबल डैश साइन x आपको पॉजिटिव दिया है तो एफ डबल डैश cos x भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से π/2 में इसे भी 0 से 1 रहना है, इसे भी 0 से 1 रहना है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? सबको क्लियर है? यस सर। तो बेटा जब एफ डबल डैश दोनों पॉजिटिव हैं, अब आप सीधा सीधा के साइन देख लो, ये पॉजिटिव ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो ये चारों ही टर्म पॉजिटिव हो गए, इनका सम भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव और एक माइनस होने की वजह से फिर थर्ड टर्म भी अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा? ऐड ही हो रहा होगा। एंड फोर्थ टर्म ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगेन एक एक्स्ट्रा माइनस होने की वजह से ये भी टर्म ओवरऑल रिजल्ट में तो ऐड ही हो रहा होगा। तो फाइनली जी डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर जी डबल डैश पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने एफ डबल डैश वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दो, वो आपने कैसे बताया था साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए? बेटा साइन एक्स की वैल्यूज फॉर एक्स 0 से π/2 साइन एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ रहेंगी? 0 से 1। 0 से 1 यस सर। तो अल्टीमेटली जब आप 0 से π/2 एक्स की वैल्यूज डाल रहे हो, ये बन तो क्या रहा है कि एफ डबल डैश 0 से 1 हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव, मीनिंग तो यही हुआ ना? यस सर। और सेम जब आप x की वैल्यू 0 से π/2 डालेंगे तो ये वाली जो चीज है ये भी तो वापस से क्या बन रही होगी? एफ डबल डैश 0 to 1। यस सर। तो ये भी तो पॉजिटिव ही हुआ। अब वो साइन x लिखा है कि cos x लिखा, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। ओके सर। यस क्या? यस सर। हाँ जी इसकी स्क्रीन ऊपर करना। बेटा आप लोगों को इसके पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, वो चिंता मत करिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कुछ। हाँ जी आगे चले, क्वेश्चन नंबर 41। यस सर। डाउट है? डाउट है या नहीं है? नो सर। ओके 42। सर 41 है सर।
ये 41 को करने के लिए आप ये देख सकते हो, ये एक एलिप्स दिया गया है, ठीक, और इसका जो इक्वेशन है दैट इज x² बाय 25 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स टू 1 है। तो बेटा इसके ऊपर अगर मुझे कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है तो क्या मैं उसे 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा कंसीडर कर सकता हूँ? यस सर। विच इज a cos थीटा कमा b sin थीटा, राइट? पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। यस सर। पंकज, यस सर। एलिप्स में ऐसे कंसीडर किए करते हैं ना। तो अगर आपने एक पॉइंट ऐसे ले लिया और इस एलिप्स में आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, तो बेटा रेक्टेंगल जो बन के आएगा एक एलिप्स के अंदर, उसके साइड्स हमेशा पैरेलल टू दी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस हो सकते हैं जी एलिप्स में। एलिप्स में रेक्टेंगल सिर्फ तभी बनेगा जब उस रेक्टेंगल के जो साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू दिस मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हो गए। सिमिलरली ये पैरेलल हो गए, और यहाँ पे क्योंकि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपकी है ना ऑलरेडी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बोल दोगे, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो अगर ये एक पॉइंट आपने 5 cos थीटा 3 sin थीटा कंसीडर किया है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 थीटा cos थीटा 3 sin थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट, इसमें x सेम रहेगा, y बदल जाएगा, और इसमें दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे, तो -5 cos थीटा -3 sin थीटा। तो बेटा रेक्टेंगल के साइड्स देख के आप इसका एरिया निकाल लो। व्हाट इज द एरिया? इसकी साइड कितनी हो गई, एक साइड हो गई 10 cos थीटा जी, दूसरी साइड कितनी हो गई 6 sin थीटा जी। प्रोडक्ट कितना आया 60, दैट मीन्स 30 sin 2 थीटा। अब एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 30, और वो कब, जब sin 2 थीटा 1 होगा, दैट मीन्स थीटा कितना होगा 5/4। जब थीटा 45 होगा तो बेटा ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 10/√2, और ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 6/√2। ठीक है सर, आगे समझ। हाँ जी, 42, 43, डाउट है सर। बता दूं। 43 में क्या है, ये जो लाइन आपको दी गई है, अगर आप इसका स्लोप देखेंगे तो बेटा क्या आ रहा है इसका स्लोप -b/, -1/a into 1/b/1, that means -b/a। और कर्व आपको ये चेक करना है ना, n की वैल्यू निकालनी है जिसपे ये कर्व इसको है ना टच कर जाए। तो मान लेते हैं कि भाई है ना, जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज x0 y0। अगर इस लाइन ने इस कर्व को टच करना है तो क्या क्या कंडीशन लगेंगी? एक तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप एज्यूम कर रहे हो, इसे लाइन की इक्वेशन में होल्ड करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम a, b बोल दें डायरेक्टली, बोल सकते हो बाय हिट एंड ट्रायल। आप ये बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना वो a, b ही मिलेगा, क्योंकि a, b एक ऐसी वैल्यूज हैं जो कि आपके लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं और आपके कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो डेफिनेटली a, b ही होगा।
ओके अगर आप है ना डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस केस में आपको डेफिनेटली x0 y0 वगैरह करके ही करना पड़ेगा, लेकिन है ना जिस तरीके की ये वैल्यूज दी हैं तो बेस्ट फिर आपके लिए यही रहेगा कि आप इसको थोड़ा सोच लें कि a, b इज अ पॉइंट जो कि दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन में भी और कर्व में भी। ठीक है सर, बट ये कैसे बताएंगे कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? वो हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। अब स्लोप ये है जी, लाइन की स्लोप ये है, कर्व का डिफरेंशिएट करके कर्व पे स्लोप निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है तो कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा x बाय सॉरी x बाय a की पावर जो n थी उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो पावर n प्रोडक्ट में आई थी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगी इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय a का डिफरेंशिएशन 1 बाय b। ठीक है फिर जो दूसरा टर्म है y बाय b उसका डिफरेंशिएशन क्या से होगा कि पावर जो n है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय b का डिफरेंशिएशन 1 बाय b तो आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि आप x के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dy बाय dx भी आ जाएगा। ओके तो यहाँ से dy बाय dx कितना आएगा? n के साथ n तो ऐसे ही निकल जाएगा, कट जाएगा और इसको आप कर देंगे इधर ट्रांसफर, तो -1 बाय a इंटू x बाय a की होल पावर n-1 अपॉन 1 बाय b इंटू y बाय b की होल पावर n-1। तो बेटा एट a, b इसका स्लोप क्या हो गया? क्या -b बाय a ही हो गया? क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। एट a, b दोनों का स्लोप है ना सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये जो कर्व है उस पे ये लाइन डेफिनेटली टच करेगी। ओके क्वेश्चन नंबर 44। डाउट है सर 44 डाउट है। सारे ऑप्शंस या कोई पर्टिकुलर ऑप्शन? हुआ नहीं सर। ओके सर सारे ऑप्शंस। ओके सारे कर रहे हैं। लेट ओ बी द रीजन एंड द कर्व। सबसे पहले ना इस कर्व को देखते हैं बेटा, इसका है ना ग्राफ देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसका ग्राफ क्या आएगा? एक बात तो आप यहाँ पे देखो कि जब आप x को -9 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब y भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और y नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी है वो अंडर रूट है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक, तो -9 पे तो बेटा 0 आंसर आ गया, और आप इसको क्या बोल सकते हो? y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 फॉर x ग्रेटर देन -9 and this is under root of minus times x plus 9 for x less than -9। ऐसा आप उसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इसका कर्व का अगर आप डायग्राम बनाते हो, ऐसा डायग्राम ऐसा डायग्राम है। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला गया है? इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए,
मतलब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस है जी, और एंड इट मीट्स दी वाई एक्सिस एट बी, मतलब ये वाला पॉइंट बी है जी, और वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। तो बेटा वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक्स की वैल्यू 0 डाल के आपको ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा 0,3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट भी आपको पता लग गया। अब हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं। ओ इज ओरिजिन, तो ओ को है ना ये आप लिख लेते हैं। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट एट बी intersects the curve again is -36 + 18√2g। बोला क्या गया है कि जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट बनानी है। वो जो टेंजेंट होगी वो इस कर्व को वापस से किसी पॉइंट पे कट करके आएगा। मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट का एब्सिसा दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहिए। Tangent at B intersect the curve again at point P, उसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो बेटा टेंजेंट एट B कैसे निकलेगा, टेंजेंट कैसे निकालते हो आप, टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट तो पता ही है, स्लोप चाहिए, तो उसके लिए आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे। फॉर B जो y है आपका, वो बेटा √(x+9) है ना, माइनस वाला नहीं है, दूसरा वाला केस नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है जी। तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx कितना हो जाएगा, 1/2 √(x+9). तो बेटा एट x = 0 इसका स्लोप कितना हो गया, बस 1/6। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी कितनी आएगी, y-3 1/6 × x - 0। तो आगे आपका ये 6y - 18 - x = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी। अब इसका बेटा इंटरसेक्शन निकालना है कर्व के साथ, और क्या आप ये पूछ सकते हो कि जो कर्व के साथ इसका इंटरसेक्शन है ना, थोड़ा जो ग्राफिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है ना, वो आपका इस वाले सेगमेंट में आएगा। मतलब जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे इस लाइन का, तो किसके साथ निकालोगे, y = (−x+9) के साथ इंटरसेक्शन निकालो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले इसको स्क्वायर कर दो, ये -x है ही, -9। अब आप यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट करके y के टर्म में पुट कर दो। क्या आएगी x की वैल्यू, 6y - 18 आएगी, तो -6y - 18। तो y में ये बेटा एक क्वाड्रेटिक बन गई है, इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करिए, तो y² + 6y, और ये आएगा आपका +89 तो -9। तो इसके रूट्स आ गए आपके -6 ± 36 + 36/2 दैट मीन्स -3 72, मतलब 6√2 दैट मीन्स 3√2। तो ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और इसमें नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर करोगे, ये आप करोगे डिस्कार्ड, पॉजिटिव वाला कंसीडर करोगे, क्योंकि ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप x को निकाल लोगे, हो जाएगा। yes, sir.
सर ये बिना ग्राफ के नहीं हम बता सकते थे कि y का कौन सा बिहेवियर लेना था हमें वो टेंजेंट की इक्वेशन के बाद? नहीं, ग्राफिकली करोगे, थोड़ा सा ना बनाओगे, तब आपको रिलेट करके पता लगेगा कि कहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, क्या किसी को कुछ डाउट है? ये जिसने भी हैंड रेस किया है ना बताइए, कुछ डाउट है तो। रोजित बेटा कुछ डाउट है? गलती से रह गया था। गलती से हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। y की वैल्यू आपने निकाल ली है, पॉजिटिव वाला y कंसीडर करके आप x को कैलकुलेट कर लेंगे। सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दूं, है ना, इस लाइन में y को पुट करके x निकाल लो। ओके, तनिष कुछ डाउट है? अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। नॉर्मल एट ए। बेटा अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो सीधा सीधा आप इसको अगर डिफरेंशिएट करके देखोगे तो -9 पे इसका स्लोप अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना वो ये 9 मिलेगी, विच इज x इक्वल्स टू -9। ये टेंजेंट बनेगी। सर ये तो आ रहा था, यस सर। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन गलत है, उन्होंने नॉर्मल लिखा है, तो एक्चुअल में वो जो लाइन है वो आपका टेंजेंट का काम करेगी। सी ऑप्शन, टेंजेंट एट बी मीट्स अगेन टेंजेंट एट ए। बेटा ये आपका टेंजेंट एट ए है, दिस पॉइंट इज ए, ये आपका टेंजेंट एट ए है, और ये टेंजेंट एट बी हमने निकाल लिया है। क्या ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू निकल जाएगा? यस सर। तो क्यू पॉइंट आप लोग निकाल लीजिएगा, वो आपका इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट एट ए एंड टेंजेंट एट बी का। ठीक है, सी ऑप्शन का हो जाएगा इसके बाद, है ना। एंड डी ऑप्शन, एरिया, कौन सा एरिया? ये एरिया, ठीक है ना। ये क्वाड्रिलेटर जो ए ओ बी क्यू, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आपका कैलकुलेट करने को बोला गया। हो जाएगा? यस सर। जब सारे पॉइंट पता हैं तो हो ही जाना चाहिए, है ना। इनफैक्ट क्या बनेगा, ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ट्रेपीजियम वाला एरिया का फॉर्मूला लगा के आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, $45 डाउट है? 45 डाउट है क्या बेटा? यस सर। ये भी, इसमें भी वही डेफिनेशन लग जाएगी सर। बिल्कुल, इसमें भी सीधा सीधा डेफिनेशन लगानी है कि अगर आपको इस फंक्शन को हमेशा इंक्रीजिंग रखना है तो जिस पॉइंट पे एफ डैश डिफाइन नहीं हो पाएगा तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट पे फंक्शन का जो आउटपुट है वो राइट से छोटा होना चाहिए, लेफ्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि फॉर एक्स 0 से लेस, है ना, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन लग ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 to 1 के लिए भी डिफरेंस लग जाएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव आएंगे। एंड 1 से ज्यादा के लिए भी डिफरेंशिएशन लग जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? जहां पे फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है एट 0 and 1। तो एट x इक्वल्स टू 0 इंक्रीजिंग कब बनेगा? पहले तो आप 0 पे आउटपुट देख ही लो, क्या आएगा 0 पे आउटपुट।
जीरो पे तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो पहले वाला है, अर्पित अर्पित आपने एक लिखा है पिछले क्वेश्चन के बारे में, बेटा y इक्वल्स टू 0 टेंजेंट नहीं है, वो उसका नॉर्मल बनेगा जी। ओके, f ऑफ 0 का आउटपुट क्या आएगा कि और 0 नेगेटिव पे आप खुद ही वैल्यू डाल के देख सकते हो कि इससे छोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी 0 से छोटे के लिए तो आप डिफरेंशिएट करके बता ही दोगे ना कि हाँ जी स्लोप पॉजिटिव है, तो 0 पे आंसर और 0 के लेफ्ट नेबरहुड पे आंसर तो थोड़ा छोटा ही रहेगा 0 से, तो है ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, सोचने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट 0 पॉजिटिव? 0 पॉजिटिव पे आंसर क्या है? क्लोज टू 2, अप्रॉक्सीमेटली 2। तो बेटा इससे अगर इंक्रीजिंग होना है, फंक्शन को हमेशा इंक्रीजिंग होना है, तो कंडीशन क्या लगेगी? कंडीशन क्या लगेगी? k शुड बी लेस देन 2। यस सर। A should be less than or equals to 2. That means the maximum value of k can be 2. एक्सक्यूज मी सर, f ऑफ 0 k माइनस 1 नहीं आएगा? 3 हो जाएगा सर k का, k लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा सीधा सीधा। क्या सोचना? एक सेकेंड, k माइनस 1 आएगा सर 3 आएगा वहाँ पे। k माइनस 1 अरे 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 हाँ, वो k माइनस 1 था ना, वो k माइनस 1 था, बिल्कुल ठीक है जी। f ऑफ 0 की वैल्यू k नहीं थी, k माइनस 1 हो जाएगा सर। आगे सब लोग कर लेंगे? यस सर। Yes, 46, 47, यस सर। 47 में डाउट है? किसमें डाउट है बेटा? 46 बोला या 47 बोला? $48, 46 सी ऑप्शन। 46 कौन बोल रहा है? रजत आप कह रहे हो? सी ऑप्शन। बेटा थोड़ा ढंग से बोलिए, है ना, ऐसे आवाज का पता ही नहीं चल रहा, बीच बीच में बोल रहे हो आप। 46 में जो भी पूछ रहा है ना वो 46 का सी ऑप्शन पूछ रहा है। 46 का सी ऑप्शन पूछ रहा है। यस सर। ओके, कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? एफ डबल डैश कैलकुलेट करना है आपने। तो 46 में अगर एफ एक्स आपको दिया गया है 1/x माइनस 1/x², ठीक है ना? एक सेकेंड, फोर्टी 46 में आपको बोला गया है एफ एक्स आपको 1/x माइनस 1/x² है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1/x² प्लस 2/x³, और एफ डबल डैश क्या हो जाएगा फिर? 2/x³ माइनस 6/x⁴, है ना? ओके, तो अब इसका एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं।
तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4। तो दिस इज एफ डबल डैश। कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए एफ डबल डैश क्या चाहिए होता है? नेगेटिव। यस सर। दैट मीन्स 2x माइनस 6 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको नेगेटिव चाहिए। तो ये तो बेटा वैसे ही पॉजिटिव रहना है, तो सीधा सीधा आपको न्यूमरेटर नेगेटिव चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू लेस देन 3 होगी। एंड 0 तो डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए आप है ना 0 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 एंड 0 टू 3 पूरा का पूरा आंसर सी ऑप्शन सही है। ओके 47 48 सर इसमें बी और सी ऑप्शन भी आ रहा था मेरा। कौन से में? 48। यस सर, वो रिजेक्ट नहीं हो रही थी सर वैल्यूज ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही थी एक ही। If the global maxima function for this is -5, then A can take okay से वो a इज इक्वल टू 1 वाले केस में तो क्या कहते हैं स्लोप वो हो जाएगी f डैश x पॉजिटिव। तो 48 में ना आपको तो उससे क्या कहते हैं 0 पे मिनिमम आएगा। हम लोग इसको करते हैं, ठीक है? यस सर। f डैश x क्या आएगा बेटा? इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a/2। अगर x a/2 आ रहा है और ये a/2 0 से 1 के बीच में होगा, तभी तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द fx वो a/2 पे मिलेगी। अगर ये a/2 0 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे ना आपको अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे कि ये जो a/2 है अगर ये 0 से छोटा होता है, अगर ये 0 से छोटा होता है, उस केस में आपका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा है ना, ओपनिंग डाउनवर्ड तो है ही, ऐसा ग्राफ होगा कि जो मैक्सिमा का पॉइंट आपको मिल रहा है वो 0 से पहले मिल रहा है। तो बेटा 0 से 1 वाले इंटरवल में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अब आपको a/2 पे नहीं मिलेगा। जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो a/2 पे नहीं मिलेगी, वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी। इफ a/2 इज नेगेटिव, दैट मीन्स a इज नेगेटिव। तो पहले हम लोग है ना a नेगेटिव का केस करेंगे। व्हेन a इज लेस देन 0, आपका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो एक्चुअल में नेगेटिव रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डोमेन में सिर्फ 0 से 1 की बातें चल रही हैं। तो 0 से 1 इंटरवल में आपका जो ग्राफ है बेटा वो डिक्रीजिंग ग्राफ है। इस वजह से जो ग्लोबल मैक्सिमा है इस क्वेश्चन में फॉर a लेस देन 0 आपका 0 पे मिलेगा। आप सीधा सीधा f ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? और इसे -5 के बराबर होना पड़ेगा। ग्लोबल जो मैक्सिमा है वो 0 पे मिलेगा और उसका आउटपुट -5 के बराबर होना पड़ेगा। अब यहां से हम लोग इनको इक्वेट करेंगे। a² + 2a - 3, तो यहाँ से आपके a की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आ गई और एक -3 आ गई। तो बेटा 1 वाली वैल्यू को आप डिस्कार्ड करेंगे, -3 वाली वैल्यू को आप पिक कर लेंगे, क्योंकि आप एक नेगेटिव के लिए बात कर रहे हो। ओके, सही? इतना समझ में आया?
केस 2 के बारे में बात करते हैं हम। हाँ जी, फिर इसमें अगर x हमारा 0 से 1 ही है तो a/2 0 से छोटा कैसे हो सकता है फिर? बेटा आपको जो क्वाड्रेटिक है, आपको ये बोला गया है कि उस क्वाड्रेटिक का सिर्फ 0 से 1 वाला सेगमेंट लीजिए, आपने उसके बाहर बात नहीं करनी है। लेकिन एक्चुअल में तो क्वाड्रेटिक माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज के लिए बनेगा ना। देखो अगर मुझे इस ग्राफ को बनाना पड़े तो मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में ग्राफ तो पूरा का पूरा बनाऊंगा ना, और उसमें से सिर्फ कौन सा सेगमेंट कंसीडर कर लूंगा? 0 से 1 वाला। मतलब मैं यहाँ पे इसको 1 नहीं बोल रहा, 1 कुछ यहाँ आगे भी हो सकता है या पहले भी खत्म हो सकता है, दैट डिपेंड्स। बट मैं सिर्फ उतने बड़े क्वाड्रेटिक के ग्राफ में सिर्फ 0 से 1 वाला पोर्शन कंसीडर करूंगा। तो बेटा जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ रहा है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो वाला पॉइंट आपका 0 से 1 के बीच में आए। जी सर, बात समझ में आ रही है? स्लोप जो 0 है वो तो a/2 पे ही मिलेगा, वो तो कहीं और पे नहीं मिलेगा ना। जी सर, समझ गया। Okay. Case 2, when a/2 is lying between 0 to 1, जब ये a/2 0 से 1 के बीच में होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका मैक्सिमा का पॉइंट है कुछ 0 से 1 के बीच में ही रह जाएगा। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है ही, तो बेटा जो मैक्सिमा का पॉइंट है वो भी a/2 ही रहेगा। तो a/2 पे ही आपको आउटपुट निकालना होगा उस केस में। तो a/2 पे आउटपुट कितना आएगा जी? f ऑफ a/2 विल बी माइनस a²/4 प्लस a²/2 माइनस a² प्लस 2a प्लस 2। कितना आंसर आया? a²/4 अब इसे -5 होना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को -5 होना है। अगेन इसमें क्वाड्रेटिक बना लिया आपने, इसको ना एलसीएम वगैरह लेके कर लीजिए। -8a ये आएगा आपका +3 मतलब +12। तो बेटा यहाँ से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो ए और बी ऑप्शन जो आप दोनों कह रहे हो कि भाई ए भी आएगा बी भी आएगा, एक्चुअल में सिर्फ ए कंसीडर होगा, बी नहीं कंसीडर होगा। क्यों? वो तो नेगेटिव है, वो हो जाएगा। यस, ये कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने a/2 को 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो ये वाला आंसर काउंट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट थर्ड केस। When a/2 is greater than 1, उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। 1 कुछ पहले ही खत्म हो चुका होगा, मान लो यहाँ पे 1 खत्म हो चुका है जी। a/2 कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको, है ना, 1 से ज्यादा। तो आपको क्योंकि ग्राफ सिर्फ 0 से 1 के बीच में करना है, तो उसमें ग्राफ हमेशा क्या है? इंक्रीजिंग है। तो मतलब इस इंटरवल में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ग्लोबल मैक्सिमम मिलेगा, वो किस पे मिलेगा? f ऑफ 1 पे, एंड f ऑफ 1 पे वैल्यू आपकी रहेगी -1 प्लस a एंड -a² -2a -2 which should be equals to -5 to get the global maxima। and again a में क्वाड्रेटिक बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगी? a² -2 -a प्लस a एंड -3 to -2। a की वैल्यू एक तो 1 आई है और एक -2, तो ये दोनों ही वैल्यू आप रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि a/2 greater than 1 दैट मीन्स a greater than 2 चाहिए था आपको,
तो ए ग्रेटर देन 2 केस तो आप ए ग्रेटर देन 2 का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उस इंटरवल के आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या क्या आ गए? एक तो -3, एक ये वाला, और एक इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो दो वैल्यूज आई होंगी उसमें से ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, माइनस वाली, प्लस वाली काउंट हो जाएगी। यस सर, 2 आ जाएंगे आंसर। यस सर। तो बेटा है ना, ऑलरेडी हम लोग टाइम है ना ओवर कर चुके हैं, तो बाकी जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में करते हैं। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा इसमें